हमारे चारों ओर की दुनिया को देखिए, चाहे वो कोई गगनचुंबी इमारत हो या फिर हाथों में मौजूद स्मार्टफोन, ये सब कुछ जिन बुनियादी ब्लॉक से बने हैं उन्हें हम एलिमेंट्स यानी तत्व कहते हैं। मुख्य रूप से ये दो हिस्सों में बटे होते हैं, धातु और अधातु यानी मेटल्स और नॉन मेटल्स। लेकिन विज्ञान की दुनिया ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती है ना, इनके बीच एक ग्रे एरिया भी है जिन्हें हम उपधातु या मेटलॉइड्स कहते हैं, जैसे बोरॉन और सिलिकॉन। ये मौके के हिसाब से दोनों तरह का बर्ताव कर सकते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम इन्हीं तत्वों की दिलचस्प दुनिया को डिकोड करने वाले हैं। आज की इस चर्चा में हम इस पूरे विषय को 4 मुख्य स्तंभों के जरिए समझेंगे। हम शुरुआत करेंगे बुनियादी सिद्धांतों और कुछ अनोखे अपवादों से, फिर देखेंगे कि ये तत्व रासायनिक रूप से कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। उसके बाद हम अपने 4 मुख्य स्तंभों पर आएंगे, यानी धातुओं का निष्कर्षण, उनका संक्षारण, उनसे बचाव के तरीके और मिश्र धातुएं, और अंत में एक ऐसा इन्फिनिटी लूप देखेंगे जो वाकई हैरान कर देगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उन बुनियादी सिद्धांतों की, और खासकर उन तत्वों की जिन्हें नियम तोड़ना बहुत पसंद है। कभी किसी ने सोचा है कि धातुएं, चाहे वो सोने जैसी चमकती हों या लोहे जैसी स्लेटी, ऊष्मा और बिजली की इतनी शानदार सुचालक क्यों होती हैं? इसका राज छिपा है उनके अंदर बहने वाले इलेक्ट्रॉनों के समुद्र में। जी हां, इनकी संरचना में बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन बिल्कुल आज़ाद घूमते हैं। यही स्वतंत्र प्रवाह उन्हें इतना खास बनाता है। दूसरी तरफ ऑक्सीजन या कार्बन जैसी अधातुओं को देखें तो कहानी बिल्कुल उलट है। वे अपने इलेक्ट्रॉनों को साझा करके बेहद मजबूत कोवेलेंट बॉन्ड्स यानी सहसंयोजक बंध बनाती हैं। वे अपने इलेक्ट्रॉनों को कसके पकड़ कर रखती हैं, इसीलिए उनमें वो आज़ाद प्रवाह नहीं मिलता। विज्ञान का असली मजा तो अपवादों में ही है। हम सब जानते हैं कि धातुएं बहुत कठोर होती हैं, लेकिन जरा सोडियम और पोटेशियम को देखिए। ये इतने मुलायम होते हैं कि इन्हें चाकू से बिल्कुल पनीर की तरह काटा जा सकता है। और मेल्टिंग पॉइंट यानी गलनांक की बात करें तो धातुओं को पिघलाने के लिए भयंकर गर्मी चाहिए, लेकिन गैलियम नाम की धातु का स्ट्रक्चर इतना कमजोर है कि उसका मेल्टिंग पॉइंट सिर्फ 29.7 डिग्री सेल्सियस है। मतलब अगर इसे हथेली पर रख लें तो शरीर की गर्मी से ही ये पिघलने लगेगा। और हाँ, अधातुओं में भी ब्रोमीन एक ऐसा विद्रोही है जो कमरे के तापमान पर तरल यानी लिक्विड अवस्था में पाया जाता है। भौतिक गुणों के बाद आइए अब देखते हैं कि जब ये तत्व दूसरे तत्वों से मिलते हैं तो कैसा बर्ताव करते हैं। इनकी रासायनिक प्रतिक्रियाओं की दुनिया किसी दिलचस्प सोशल हायरार्की से कम नहीं है। असल में सभी धातुएं एक जैसा व्यवहार नहीं करती। ये बिल्कुल किसी कुश्ती के मैदान जैसा है। सोडियम और पोटेशियम इतने आक्रामक होते हैं कि उन्हें हवा में खुला छोड़ते ही वो आग पकड़ लेते हैं। इसीलिए इन्हें हमेशा केरोसिन में डुबोकर रखना पड़ता है। मैग्नीशियम के थोड़े अलग नखरे हैं। उसे प्रतिक्रिया के लिए ठंडे नहीं बल्कि गर्म पानी की जरूरत होती है। लोहा और जिंक और भी शांत हैं, जो सिर्फ तेज ऊर्जा वाली भाप यानी स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं। और फिर आते हैं सोना और चांदी, जो एकदम शांत स्वभाव के हैं और किसी से जल्दी प्रतिक्रिया नहीं करते। यहाँ केमिस्ट्री का एक बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है जिसे समझना जरूरी है। ज्यादातर धातु ऑक्साइड्स स्वभाव से क्षारीय यानी बेसिक होते हैं, लेकिन कुछ बेहद खास धातु ऑक्साइड्स होते हैं जिनमें डबल पर्सनैलिटी होती है। इन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड्स या एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कहा जाता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड इसके एकदम सटीक उदाहरण हैं। ये इतने कमाल के हैं कि ये एसिड के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं और बेस के साथ भी। अब इस पूरी रिएक्टिविटी सीरीज को याद रखना थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन इसे याद रखने का एक बड़ा ही मजेदार और कैची फॉर्मूला है। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ ज़ीब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड। इसके हर शब्द का पहला अक्षर एक धातु को दर्शाता है। सबसे ज्यादा एक्टिव पोटेशियम यानी प्लीज से शुरू होकर सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम से होते हुए सबसे शांत धातु सोने यानी गोल्ड तक की ये सीरीज दिमाग में आसानी से छप जाती है। चलिए अब इस विश्लेषण के पहले मुख्य स्तंभ की ओर बढ़ते हैं, जो है धातुओं का निष्कर्षण यानी एक्सट्रैक्शन। धरती के गर्भ से इन्हें निकालना अपने आप में एक बड़ी जंग है। धातुओं को उनके अयस्कों यानी ओर्स से निकालना पूरी तरह से उनकी ऊर्जा पर निर्भर करता है। इसे इंसानी स्वभाव से जोड़कर देखते हैं। जो कम क्रियाशील धातुएं हैं वे इंट्रोवर्ट्स की तरह हैं। वे प्रकृति में अकेले रहना पसंद करती हैं, इसलिए उनके बॉन्ड्स बहुत कमजोर होते हैं। उन्हें बस थोड़ा सा गर्म कर दो और वे अलग हो जाती हैं। मीडियम एक्टिविटी वाली धातुएं एम्बिवर्ट्स हैं, जिन्हें अलग करने के लिए कुछ खास प्रक्रियाओं की जरूरत होती है। लेकिन जो अति सक्रिय धातुएं हैं वे एकदम एक्सट्रोवर्ट्स की तरह हैं। उनके बॉन्ड्स इतने मजबूत होते हैं कि उन्हें तोड़ने के लिए बिजली के तेज झटके यानी इलेक्ट्रोलाइसिस की जरूरत पड़ती है। मध्यम क्रियाशील धातुओं को निकालने का प्रोसेस बहुत ही लॉजिकल है।
जो 3 चरणों में पूरा होता है। पहले अयस्क को हवा की मौजूदगी या गैर मौजूदगी में भूनकर ऑक्साइड में बदला जाता है। दूसरे चरण में कार्बन का इस्तेमाल करके उस ऑक्साइड से ऑक्सीजन को छीन लिया जाता है, जिसे रिडक्शन कहते हैं। इससे हमें 99% शुद्ध धातु मिल जाती है। लेकिन आज के हाईटेक गैजेट्स के लिए हमें चाहिए 99.99% शुद्धता। यहीं काम आता है तीसरा चरण, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। ये धातुओं के लिए किसी डिटॉक्स स्पा जैसा है, जहां सारी बची कुची अशुद्धियां एनोड मड के रूप में नीचे बैठ जाती है और हमें एकदम शुद्ध धातु मिल जाती है। निष्कर्षण तो हो गया, लेकिन अब शुरू होता है हमारा दूसरा स्तंभ, संक्षारण यानी करोजन। ये धातुओं के लिए किसी ट्रेजेडी से कम नहीं है। हवा और नमी के संपर्क में आते ही धातुएं धीरे धीरे नष्ट होने लगती हैं। लोहे पर वो भूरा जंग लगना तो बहुत ही आम बात है। चांदी जब हवा के सल्फर से टकराती है तो उस पर एक काली परत चढ़ जाती है, और तांबे की बात करें तो उस पर कॉपर कार्बोनेट की एक हरी परत बन जाती है। दुनिया की मशहूर स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, जो कि तांबे से बनी है, उसका वो आइकॉनिक हरा रंग इसी संक्षारण का एक विशाल और जीता जागता उदाहरण है। लेकिन हम इंसान भी हार मानने वालों में से कहाँ हैं? धातुओं को बचाने और उन्हें और बेहतर बनाने के लिए हमारे पास हैं तीसरे और चौथे स्तंभ, बचाव के तरीके और मिश्र धातुएं। धातुओं को बचाने के लिए पेंट या ग्रीस लगाना तो बस एक काम चला उपाय है। असली मास्टर स्ट्रोक है गैल्वेनाइजेशन यानी यश अदलेपन। इसमें लोहे के ऊपर जिंक की एक परत चढ़ा दी जाती है। मजे की बात यह है कि जिंक लोहे से ज्यादा क्रियाशील है, इसलिए वो संक्षारण को अपनी ओर खींच लेता है और अंदर के लोहे को सुरक्षित रखने के लिए खुद को कुर्बान कर देता है। इसे सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन कहते हैं। और हाँ, अगर चमकदार और प्रीमियम लुक चाहिए तो क्रोम प्लेटिंग का भी शानदार विकल्प मौजूद है। और धातुओं को परमानेंटली अपग्रेड करने का तरीका है अलॉयज यानी मिश्र धातुएं बनाना। शुद्ध धातुएं अक्सर नरम होती हैं क्योंकि उनके परमाणु एक ही साइज के होते हैं और उनकी परतें एक दूसरे पर आसानी से फिसल सकती हैं। लेकिन जब किसी धातु में अलग साइज के परमाणु मिला दिए जाते हैं, जैसे लोहे में थोड़ा सा कार्बन, तो पूरी परमाणु संरचना एकदम लॉक हो जाती है। परतों का फिसलना बंद हो जाता है और एक साधारण लोहा बेहद मजबूत स्टील में बदल जाता है। इसी तरह तांबे में जिंक मिलाने से पीतल और टिन मिलाने से ब्रॉन्ज यानी कांसा बनता है। अब तक हमने धातुओं के बनने से लेकर उन्हें बचाने तक का सफर देखा, लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे रहस्यमयी और दिलचस्प हिस्सा है धातुओं का इन्फिनिटी लूप। जरा सोचिए, धातुओं के परमाणु कभी भी पूरी तरह से नष्ट नहीं होते। जब लोहे का कोई टुकड़ा जंग खाकर मिट्टी में मिल जाता है तो वो असल में खत्म नहीं होता, वो बस धरती में वापस अपने मूल रूप यानी अयस्क में लौट जाता है। भविष्य में उसे फिर से निकाला जा सकता है, उसका रिडक्शन किया जा सकता है और उसे एक नया आकार दिया जा सकता है। ये एक अंतहीन चक्र है। तो ये सोचना कितना रोमांचक है कि आज जिन स्मार्टफोन्स या आधुनिक गैजेट्स का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके अंदर का स्टील सदियों पहले किसी प्राचीन साम्राज्य की तलवार का हिस्सा रहा हो। प्रकृति की ये रिसाइकलिंग वाकई अद्भुत है। और इसी गहरे विचार के साथ आज के इस विश्लेषण को हम यहीं समाप्त करते हैं।